बर्फ की दरारें, निषिद्ध भूमि। 3। लेकिन इस समय बिजली अराजक जानवर, ये छोटा सा जीव क्या कर रहा है? वांग टेंग और एलिजाबेथ हैरान रह गए। लिटिल व्हाइट को कुछ सेकंड बाद ही एहसास हुआ कि क्या हुआ था। मास्टर, क्या लिटिल लाइटनिंग स्पिरिट ठीक होगी? वांग टेंग ने कहा, यह छोटा जीव काफी साहसी है। गर्जन। बिजली से चमकने वाले अराजक जानवर ने गुस्से से दहाड़ लगाई, लेकिन जल्द ही उसकी आवाज में घबराहट की झलक दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक क्षण में ही एक खूंखार बाघ से एक बड़ी बिल्ली में तब्दील हो गया हो, और उसकी नियति उसकी गर्दन से मजबूती से चिपकी हुई हो। शुरू में वांग टिंग लाइटनिंग स्पिरिट की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, लेकिन अब उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या ये छोटा सा जीव लाइटनिंग क्योटिक बीस्ट्स के पेट के अंदर हंगामा मचा रहा है? एलिजाबेथ ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा लगता है कि लाइटनिंग स्पिरिट लाइटनिंग क्योटिक बीस्ट्स का अभिशाप है। वांग टिंग मुस्कुराया। गर्जन। अचानक बिजली के अराजक जानवर गुस्से में दहाड़ने लगे, उनका विशाल शरीर अराजक धाराओं के बीच बेतहाशा हिल रहा था। उसके चारों ओर बिजली की चिंगारियां चमक उठी, मानो वह फटने वाली हो। यहां तक कि उसने अपने विशाल पंजों से उसके पेट को भी नोच डाला और सीधे उसके शरीर को छेद दिया, मानो वह अंदर से कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यदि यह मांस और रक्त वाला कोई वास्तविक तारा जानवर होता तो निस्संदेह यह भयानक और डरावना होता। शुक्र है, यह सिर्फ एक अराजक जानवर था। फिर भी यह अभी भी भयानक और परेशान करने वाला प्रतीत होता था। वांग टिंग और एलिजाबेथ ने एक दूसरे को देखा और बिजली की अराजक जानवर की दहाड़ में डर की झलक महसूस की। यह स्थिति वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे थी। बिजली आत्मा ने क्या किया था? गर्जन। अस्त व्यस्त धाराओं के बीच एक सुनहरा प्रकाश गोला चमक उठा। वांग टिंग के मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सुनहरे प्रकाश वाले गोले को पकड़ लिया। उसने उसे अपने भक्षण स्थान में रख लिया। चीख चीख। बिजली आत्मा ने वांग टिंग पर दयनीय रूप से रोना शुरू कर दिया। धैर्य रखो, मैं इसे पहले तुम्हारे लिए रख लूंगा और तुम इसे बाद में ले सकते हो, वांग टिंग ने अपरिवर्तित भाव के साथ आश्वस्त किया। एट नोबल बन एट। बिजली आत्मा। एलिजाबेथ। लिटिल व्हाइट। ये वाक्य इतना परिचित क्यों लगता है? खांसी, जल्दी करो और अराजक जानवरों को मार डालो, वांग टिंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। एलिजाबेथ ने अपने ड्रैगन सींगों से प्रकाश की किरणें छोड़ी और शेष स्वर्ग मंच अराजक जानवरों को तेजी से नष्ट कर दिया। वांग टिंग ने विशेषता बुलबुले और सुनहरे प्रकाश गोले उठाए। अल्पविराम। मास्टर, आगे एक हिमखंड है, आधे दिन बाद एलिजाबेथ ने अचानक कहा। आइसबर्ग। वांग टिंग दंग रह गया। उसने एलिजाबेथ की निगाह का अनुसरण किया और देखा। वह कुछ दूरी पर था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। एलिजाबेथ एक ब्रह्मांडीय मंचीय उपस्थिति थी, इसलिए वह उससे भी आगे तक देख सकती थी। वांग टिंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया। जहां भी उसकी नजर पड़ी, उसे वाकई हिमखंडों का विशाल विस्तार दिखाई दिया। पिछले कुछ दिनों में उसे अराजक अज्ञात क्षेत्र में कुछ बिखरे हुए पत्थरों के ढेर मिले, लेकिन बस इतना ही। उसे कोई अन्य ठोस वस्तु नहीं मिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अराजकता में सभी चीजें कायापलट से गुजरती हैं और सिद्धांततः कुछ भी अस्तित्व में आ सकता है। हालांकि पारगमन द्वीप के 3000 किलोमीटर के दायरे में ऐसी घटनाएं दुर्लभ थीं। विशेषकर ऐसे विशिष्ट भूभाग का अस्तित्व। इस बार उनके सामने कुछ बिखरे हुए पत्थर या जमीन के छोटे छोटे टुकड़े नहीं थे, बल्कि हिमखंडों का एक विशाल विस्तार था। आओ देख लें। वांग टिंग की आंखें चमक उठी। उन्होंने उस दिशा में अराजकता की मूल ऊर्जा के कई उतार चढ़ाव देखे। इससे अराजक जानवरों की उपस्थिति का संकेत मिलता है, संभवतः उनमें से कुछ ने बर्फ की उत्पत्ति में महारत हासिल कर ली थी। मैं समझ गया। वांग टिंग ने सिर हिलाया। उनके और हिमखंडों के बीच अभी भी कुछ दूरी थी। सौभाग्य से वे काफी तेज थे और कुछ समय की यात्रा के बाद हिमखंडों तक पहुंचने में कामयाब रहे। वह हिमखंड के जितना करीब जाता, उसे उतना ही अधिक ठंड महसूस होती। यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, यहां तक कि अराजकता की मूल ऊर्जा भी धुंधले क्रिस्टल में जम गई थी। यह जगह वाकई अद्भुत है, एलिजाबेथ ने टिप्पणी की और उसने लापरवाही से एक बर्फ का क्रिस्टल उठाया। उसकी नजरें विस्मय से भर गईं। वास्तव में यह संभवतः अराजकता के बीच चमत्कारों में से एक है, वांग टिंग ने उत्तर दिया। इन बर्फ के क्रिस्टल में अराजक ऊर्जा की प्रचुर मात्रा है। क्या हम इन्हें बाद में इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं? एलिजाबेथ ने अपने हाथ में बर्फ के क्रिस्टल को महसूस करते हुए झिझकते हुए पूछा। वांग टिंग ने जवाब दिया, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें बेहद कम तापमान पर रखना होगा। उसने एक बर्फ के क्रिस्टल को पकड़ा और उसे महसूस किया। क्या ये बर्फ के क्रिस्टल गैस तत्व क्रिस्टल के समान है? एलिजाबेथ ने पूछा। यह एक ही बात नहीं है।
ये सिर्फ अराजकता की जमी हुई मूल ऊर्जा है, जबकि अराजकता तत्व क्रिस्टल एक विशेष विकास प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित उच्च घनत्व वाले अराजक ऊर्जा क्रिस्टल हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और समझाया, ऊर्जा बर्फ क्रिस्टल का ये विशाल विस्तार केवल एक हथेली के आकार के अराजकता तत्व क्रिस्टल के बराबर हो सकता है। उसने वास्तविक गैस तत्व क्रिस्टल नहीं देखे थे, लेकिन वह उनसे परिचित था। एलिजाबेथ ने गहरी सोच में सिर हिलाया। वह ऊर्जा बर्फ क्रिस्टल को फेंक देना चाहती थी, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं तो इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और अपने चारों ओर के सभी ऊर्जा बर्फ क्रिस्टल एकत्र किए। इस समय आध्यात्मिक शक्ति का लाभ देखा जा सकता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति के बिना कौन जानता था कि इन क्रिस्टलों को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। ये समय की बर्बादी होगी। एक पल में वांग टेंग ने सभी बर्फ के क्रिस्टल उठा लिए। एक भी नहीं बचा। एलिजाबेथ, मेरे लिए रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वांग टेंग मौके पर ही गायब हो गया। उसने ऊर्जा बर्फ के क्रिस्टल को अपने डेवोर स्पेस में रखा और उन्हें पिघलने से रोकने के लिए नेदर फ्रॉस्ट का इस्तेमाल किया। हो गया। फिर वह फिर से बाहरी दुनिया में प्रकट हुआ। कुछ ही सांसों में सब कुछ हो गया। एलिजाबेथ अचंभित थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। कुछ समय बाद वे एक हिमखंड पर उतरे। वांग टेंग ने बर्फ पर कदम रखा और आह भरते हुए कहा, इतने लंबे समय तक अराजकता में भटकने के बाद ये पहली बार है जब मैंने ठोस जमीन पर पैर रखा है। मास्टर, हम बहुत बड़े हैं। हमारे लिए यहाँ घूमना सुविधाजनक नहीं है, एलिजाबेथ ने कहा। वांग टेंग ने कहा, पहले डेवो स्पेस पर वापस जाओ। वैसे भी उन्हें बुलाना बस एक पल का काम था, और अगर उन्हें कोई खतरा होता तो वह अपने दुश्मन को चौंका कर पकड़ सकता था। ठीक है, लिटिल व्हाइट और एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। एक व्यापक इशारे के साथ वांग टेंग ने उन सभी को अपने डेवोर स्पेस में खींच लिया और खुद को बर्फीली जमीन पर खड़ा छोड़ दिया। उसने चारों ओर देखा, एक दिशा पाई, और बिजली की गति से उस ओर दौड़ पड़ा। एट नोबलबन एट। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय कर दिया था ताकि वांग टेंग अपने आसपास की चीजों पर नजर रख सके और खुद को किसी खतरे से बचा सके। अपनी असली आंख से वांग टेंग कुछ ऊर्जा प्रतिक्रियाएं देख सकता था, इसलिए वह लक्ष्यहीन यात्रा नहीं कर रहा था। कुछ समय बाद वांग टेंग कुछ हिमखंडों के पास से गुजरा। वह बर्फ के अंतहीन विस्तार से घिरा हुआ था, एक विशाल सफेद मैदान जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वांग टेंग ने कुछ असामान्य देखा। ये है। उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी और वह तेजी से आगे की ओर भागा। कुछ ही देर में उसे बर्फ के मैदान में फैली एक बहुत बड़ी बर्फ की दरार दिखी, जिसके नीचे का अंधेरा एक बड़े निशान की तरह काला था। दूर से देखने पर बर्फ की दरार अदृश्य दिखाई देती थी। हालांकि वांग टेंग की असली आंख में पास में एक हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव था। यह बेहद स्पष्ट था। यही कारण था कि वह इस स्थान को लगभग तुरंत ढूंढने में सक्षम हो गया। मुझे आश्चर्य है कि नीचे क्या है। वांग टेंग हैरान था। उतार चढ़ाव जितना अधिक तीव्र होगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि उसके नीचे कुछ खजाने या मूल्यवान वस्तुएं हो सकती हैं। वांग टेंग को तुरंत उस अराजक निषिद्ध भूमि का ख्याल आया जिसका उल्लेख गाइड ने पहले किया था। ये कुछ हद तक समान दिखता है, लेकिन बिल्कुल समान नहीं है। आखिरकार बाहर से देखने पर यह खतरनाक नहीं लगता था। दुर्भाग्यवश बर्फ की दरार के नीचे ऊर्जा का व्यवधान था, इसलिए अपनी वास्तविक आंख से भी वह ये नहीं देख पाया कि नीचे क्या है। जहां तक खतरे की बात है तो यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप सिर्फ देखकर आसानी से समझ सके। कुछ खतरे तभी अपना असली रूप दिखाते हैं जब उन्हें ट्रिगर किया जाता है। कुछ संकेतों को पहले से ही भांप लेना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। यही कारण था कि वांग टेंग दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे नीचे जाना चाहिए या नहीं। इस समय वह भौंचक्का रह गया। यहाँ कोई है। वांग टेंग ने दूर तक देखा और तुरंत ही गायब हो गया। वह छिपा हुआ था। दूर से प्रकाश की कुछ किरणें आईं और बर्फ की दरार के आसपास उतरी। बर्फ की दरार के एक कोने में 5 पुरुष और महिलाएं खड़े थे, एक दूसरे से न बहुत पास न बहुत दूर। वे दरार में नीचे की ओर देख रहे थे, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। बियाओ, क्या ये वही निषिद्ध भूमि है जो तुम्हें मिली है? लंबे पीले बालों वाली एक सुंदर महिला ने पास ही खड़े एक सुंदर युवक से पूछा। ये सही है। कुछ अराजक जानवरों ने मेरा पीछा किया और गलती से इस जगह में प्रवेश कर गया। इस तरह मुझे ये बर्फ की दरार मिली। मैं खुद जांच करने के लिए नीचे गया था, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। यह एक निषिद्ध भूमि होनी चाहिए। बियाओ नामक सुंदर युवक ने शांति से सिर हिलाया। क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि तुम्हें भी यकीन नहीं है। ये वह नहीं है जो तुमने आने से पहले कहा था।
एक और मजबूत युवक जिसकी पीठ के पीछे एक लंबा भाला था, उसने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें मोड़ ली और भौहें सिकोड़ ली। चूंकि हम सब यहाँ हैं, इसलिए मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि यह निषिद्ध भूमि है या नहीं, लेकिन नीचे निश्चित रूप से खजाने हैं, बी याओ ने गंभीरता से कहा। इसके अलावा इसे निषिद्ध भूमि मानने में कोई बुराई नहीं है। हमें इस जगह पर उसी सावधानी से जाना चाहिए जैसे हम किसी भी निषिद्ध भूमि पर जाते हैं। बी याओ सही कह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह निषिद्ध भूमि है या नहीं। चाहे ये निषिद्ध स्थान हो या नहीं, हम सभी को सावधान रहना चाहिए। चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए हमें ये पता लगाना चाहिए कि नीचे क्या है, अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी उठाए एक अन्य युवक ने कहा। यह एप रेस का एक मार्शल योद्धा था। उसकी भुजाएं मोटी और लंबी थीं, यहाँ तक कि वांग टिंग ने पहले जो भी एप रेस देखी थी, उससे भी ज्यादा लंबी। उसका पूरा शरीर शुद्ध सफेद फर से ढका हुआ था, बिना किसी मिश्रित रंग के। वह थोड़ा सुंदर लग रहा था। यह एक सुंदर वानर था। मैं लिटिल क्वान क्वान की बात सुनूंगी। गुलाबी युद्ध कवच पहने एक छोटी सी महिला ने कहा, जिसके मुंह में लॉलीपॉप था। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। टोंगेन, मुझे छोटा क्वान क्वान मत कहो, आखिरी युवक, जो लंबा और सुंदर था, गुस्से से बोला। वह स्पष्ट रूप से दुखी था। नहीं, मैं तुम्हें लिटिल क्वान 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 कहना चाहता हूं, टोंगेन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, झगड़ा बंद करो। पीले बालों वाली महिला ने छोटी सी महिला को अवाक होकर देखा। बी याओ, आगे चलो। बी याओ ने दूसरों की ओर देखा। चूंकि वेइना ने ऐसा कहा है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एप रेस के युवक ने कंधे उचका दिए। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, अपने पीछे एक लंबा भाला लिए हुए बलिष्ठ युवक ने कहा। दूसरा युवक और छोटी सी महिला, टोंगेन, चुप रहे। मेरे पीछे आओ। बी याओ ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और काली बर्फ की दरार में छलांग लगा दी। बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। पीले बालों वाली महिला सबसे पीछे थी। बर्फ की दरार में कूदने से पहले उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने चारों ओर नजर घुमाई कि कोई नहीं है। पूरा बर्फ का मैदान शांत हो गया। थोड़ी देर बाद स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिए और एक आकृति धीरे धीरे उभरी। क्या ये निषिद्ध भूमि है? एक आवाज हवा में गूंजी और वह आकृति बिना किसी निशान के फिर से गायब हो गई। वांग टेंग ने अपनी आकृति को छिपाया और शून्यता और वास्तविकता के बीच घूमता रहा। यहां तक कि अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव भी छिपा हुआ था, जिससे बाहरी लोगों के लिए कुछ भी पता लगाना मुश्किल हो गया था। यह वांग टेंग का स्पेस कंसीलमेंट का पहला प्रयोग था। यह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लगा। उसने खुद को दरारों में छिपा लिया, फिर भी वह वास्तविकता में सब कुछ इतनी स्पष्टता से देख सकता था जैसे कि वह वहां मौजूद हो। यहां तक कि संवेदनाएं भी वास्तविकता से अलग नहीं लग रही थी। ठंड का एहसास उसके शरीर पर हावी हो गया। सौभाग्य से उसकी शारीरिक शक्ति उसे झेलने के लिए पर्याप्त थी। बर्फ की परत टूटकर नीचे की ओर फैल गई। वांग टेंग सावधानी से आगे बढ़ा और धीरे धीरे नीचे की ओर तैरने लगा। कुछ देर बाद जब वह नीचे उतरा और अपने आसपास का नजारा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। बर्फ की दरार के नीचे बर्फ के क्रिस्टल से भरा एक विशाल स्थान था जो चमकती हुई चमक बिखेर रहा था। इसने बर्फ और हिम की एक शानदार और लुभावनी दुनिया बनाई। अराजकता की मूल ऊर्जा द्वारा निर्मित एक और बर्फ का क्रिस्टल। जैसे ही वांग टेंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। बाहर की तुलना में अराजकता की मूल ऊर्जा द्वारा निर्मित बर्फ के क्रिस्टल बहुत अधिक थे। हालांकि वांग टेंग ने अपनी उपस्थिति का पता दूसरों को लगने से बचाने के लिए न तो वहां रुका और न ही बर्फ के किसी क्रिस्टल को छुआ। यह ऐसा करने का समय नहीं था। वह दूसरों के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता रहा। ये अकादमी के वरिष्ठ खिलाड़ी होने चाहिए। वे सभी स्वर्ग के स्तर पर हैं, लेकिन मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि उनमें से कुछ अपनी योग्यता छिपा रहे होंगे, हालांकि संभावना कम है। वांग टेंग ने खुद से सोचा, खुद को सतर्क रहने की याद दिलाते हुए। ये सभी सीनियर्स अकादमी द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे। वे निश्चित रूप से शक्तिशाली होंगे। यद्यपि अकादमी में ऐसे नियम थे जो छात्रों को एक दूसरे की हत्या करने से रोकते थे, लेकिन कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि खजाने के सामने आने पर सभी लोग विवेकशील बने रहेंगे। इसके अलावा वह अकेला था जबकि टीम में 5 लोग थे। वह स्पष्ट रूप से नुकसान में था। बेशक अगर कोई विकल्प नहीं था तो वह एलिजाबेथ को बुला सकता था। यह इन 5 मार्शल योद्धाओं को हराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या दूसरे पक्ष के साथ कोई दुर्भावना उत्पन्न होगी, जब पर्याप्त लाभ सामने आ जाए तो सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। खजाने योग्य लोगों के थे। बी याओ और बाकी लोग धीरे धीरे चल रहे थे, इसलिए वांग टेंग ने जल्दी से उनका पीछा किया। वह चुपचाप छाया से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था।
वांग टेंग छिपने में कुशल था। आगे जाकर बी याओ और बाकी लोग रुक गए। वे बहुत सावधान थे, लेकिन फिर भी एक दुर्घटना घटी। खूबसूरत नौजवान जो छोटी सी टोंगेन के साथ चल रहा था, उसके पैर अचानक जम गए। बर्फीली ठंड तेजी से फैल गई, कुछ ही समय में उसकी जांघों और घुटनों तक पहुंच गई। छोटे क्वान क्वान, क्या हुआ? टोंगेन ने आश्चर्य से कहा, और प्रभावित होने से बचने के लिए एक कदम पीछे हट गया। किन क्वान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने अपने शरीर में मौजूद जल शक्ति को अपने जमे हुए पैरों पर लगा दिया। उसने बर्फ को बलपूर्वक तोड़ने का प्रयास किया। जल बल स्वाभाविक रूप से बर्फ का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन इसका उपयोग कभी कभी हमले को तोड़ने के लिए किया जा सकता था। हिलना मत, बी याओ चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। बर्फ की परत के नीचे एक विस्फोट हुआ। खून ने तुरंत बर्फीली सतह को लाल कर दिया। किन क्वान न केवल अपने पैरों के आसपास की बर्फ तोड़ने में विफल रहा, बल्कि इस प्रक्रिया में उसके पैर भी घायल हो गए। वह दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बन गईं। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में उनका भौतिक शरीर कमजोर नहीं था। हालांकि उनके शरीर के भीतर से बल का विस्फोट हुआ। कोई भी उस भयानक दर्द की कल्पना कर सकता है। क्या हो रहा है? पीले बालों वाली महिला और अन्य लोग चौंक गए। छोटी क्वान क्वान, टोंगेन के हाव भाव थोड़े बदल गए और इस बार वह सचमुच घबराने लगी थी। उसका चंचल व्यवहार गायब हो गया। बी याओ, आखिर क्या हो रहा है? किन क्वान का चेहरा और भी बदसूरत हो गया जब वह बी याओ के बोलने का इंतजार कर रहा था। यही वह खतरा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी सामने आएगा। बी याओ ने चारों ओर नजर घुमाए और गंभीर स्वर में कहा। बी याओ, तुम क्या जानती हो? जल्दी से बोलो। अगर तुम कुछ छिपाती रहोगी, तो हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। हमारे सहयोग का क्या मतलब है? वेई ना ने सख्ती से कहा। ठीक है, मेरा तुमसे कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था। सच तो यह है कि मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। क्या मैंने तुम्हें आते ही इस बारे में नहीं बताया था? बी याओ ने असहाय भाव से कंधे उचका दिए। किन क्वान बहुत अधीर था। उसने मेरे चेतावनी देने से पहले ही काम कर दिया। अरे, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? बर्फ लगभग मेरी जांघों तक पहुंच गई है। इससे निपटने के लिए जल्दी से कुछ करो। किन क्वान का चेहरा हरा हो गया जब उसने देखा कि उसके नीचे की बर्फ उसके महत्वपूर्ण अंग तक फैल रही है। ठंड की एक लहर ने उसे घेर लिया, उसके गुप्तांग लगभग जम गए। वह बेकाबू होकर कांपने लगा। अगर वह हिस्सा जम गया तो अच्छा नहीं लगेगा। यदि वे ठंड के कारण घायल हो गए तो ये जीवन भर के लिए चोटिल हो जाएगी। स्थिति की गंभीरता से अवगत होने के बावजूद किन क्वान की वर्तमान दुर्दशा को देखकर अन्य लोगों को अभी भी अजीब महसूस हो रहा था। खांसी, यह एक आपातकालीन स्थिति है। बी आओ, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बर्फ तोड़ने में उसकी मदद करो। वेई ना ने अजीब तरह से खांसी। एट नोबल बन एट। ये सरल है। टोंगेन, युआन बाय, आप दोनों अग्नि शक्ति की साधना करें। इसका उपयोग बाहर से बर्फ को गर्म करने के लिए करें, और यह पिघल जाएगी, बी याओ ने सुझाव दिया। ठीक है। टोंगेन ने तुरंत सिर हिलाया। उसने आवाज लगाई, छोटी बाय बाय, आओ और मदद करो। युआन बाय ने उपनाम सुनकर आंखें घुमाई, लेकिन वह चुप रहा। किन क्वान को बचाना प्राथमिकता थी। वे दोनों किन क्वान के सामने चले गए और नीचे बैठ गए। उन्होंने अपनी अग्नि शक्ति छोड़ी और जलने लगे। प्रत्येक ने अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित किया, अपने अंगों पर बर्फ पिघलाने के लिए अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग किया। चलो शीर्ष से शुरू करते हैं। शीर्ष अधिक महत्वपूर्ण है, किन क्वान ने कहा। युआन बाय और टोंगेन के हाव भाव अजीब हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके निर्देशों का पालन किया। सावधान, टोंगेन, तुम कहां जल रहे हो? किन क्वान ने अचानक दर्द से कराहते हुए सांस ली। चुप रहो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी मांगे हैं। सावधान रहो, मैं नौकरी छोड़ सकता हूं। टोंगेन ने उसे चिढ़कर डांटा। किन क्वान ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन वह अंत में चुप रहा। हालांकि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। ये दर्शाता है कि वह काफी असहज था। पफ, वे ना जोर से हंस पड़ी। किन क्वान, अब तुम जानते हो कि तुम्हें महिलाओं को अपमानित नहीं करना चाहिए, है ना? अपनी पीठ पर एक लंबा भाला लेकर चलने वाला युवक हंसा। पिल्डर, घमंड करना बंद करो। हमें नहीं पता कि यह बर्फ कहां से आई है। हो सकता है कि अगली बार तुम ही प्रभावित हो, किन क्वान ने ठंडी सांस के साथ जवाब दिया, और अपनी पीठ पर लंबे भाले वाले युवक को घूरते हुए कहा। पिल्डर के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने डर के मारे किन क्वान के पैरों पर जमी बर्फ की तरफ देखा। बी याओ, कुछ ठीक नहीं है। बर्फ पिघलने का कोई संकेत नहीं दिखा रही है। युआन बाय ने अचानक हैरानी से पूछा।
क्या? बी याओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह जल्दी से नीचे बैठ गया और किन क्वान के पैर पर बर्फ को देखा। उसे बेचैनी की भावना बढ़ती हुई महसूस हुई। ये कैसे हो सकता है? मैंने पिछली बार बर्फ पिघलाने के लिए अग्नि बल का इस्तेमाल किया था। अरे, क्या तुम ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हो? किन क्वान ने डांटा। चुप रहो, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। बी याओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में तरह तरह की छवियां कौंधने लगी। जल्दी करो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, तो शरीर का निचला आधा हिस्सा अपंग हो सकता है। किन क्वान अब और इंतजार नहीं कर सका और बेचैनी से बोला, एट नोबल एट। उसे जल्दी मत करो। बर्फ को अस्थायी रूप से फैलना बंद हो जाना चाहिए क्योंकि हम इसे गर्म करने के लिए अग्नि बल का उपयोग कर रहे हैं, वेइना ने जल्दी से आश्वस्त किया। अरे बहन, वेइना सही कह रही है। बर्फ पिघली नहीं है, लेकिन अब फैल भी नहीं रही है। टोंगेन की आंखें चमक उठी। नीचे से शुरू करो, जल्दी करो, नीचे से शुरू करो। बी याओ ने अपनी आंखें खोली और कहा, नीचे से शुरू करो। तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? अगर यह काम नहीं करता है, तो उसके उसके शरीर का निचला हिस्सा घायल हो सकता है। युआन बाई ने किन क्वान के पैरों के बीच नजर डाली। मुझे नहीं पता, मैंने नीचे से शुरू किया और बर्फ पिघला दी, बी याओ ने कहा। चलो करते हैं, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। किन क्वान आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। ठीक है। युआन बाई ने सिर हिलाया और टोंगेन के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। उन दोनों ने एक साथ अपनी लपटें जलाईं, किन क्वान के पैरों से शुरू करके और धीरे धीरे बर्फ को पिघलाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते हुए। दरार। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। वास्तव में, बी याओ प्रसन्न था। किन क्वान और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। युआन बाय और टोंगेन को सकारात्मक परिणाम दिखे और उन्होंने तुरंत अपनी अग्नि शक्ति बढ़ा दी। लपटें और भी तेज हो गईं। किन क्वान के पैरों पर जमी बर्फ तेजी से पिघली और अंततः पानी का एक गड्ढा बन गया जो उसके पैरों के नीचे फैल गया। हालांकि कम तापमान ने पानी को जल्दी से जमा दिया, जिससे सतह पर लाल बर्फ की एक परत बन गई। आउच! किन क्वान को अपने पैर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने जल्दी से कुछ दवाई निकाली और अपने पैर पर लगाई। घाव जल्दी से ठीक हो गया। सौभाग्य से, ये केवल मामूली चोट थी और बहुत गंभीर नहीं थी। अन्यथा, स्थिति और भी अधिक परेशानी वाली हो सकती थी। चूंकि वे दोनों एक साथ खजाने की खोज में थे, इसलिए वह दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। शुरुआत में बहुत ज्यादा बेचैन होना भी उसकी गलती है। उसने जबरदस्ती बर्फ की परत को तोड़ने की कोशिश की और इसी वजह से उसे चोट लग गई। क्या आप ठीक हैं? वेइना ने पूछा। मैं ठीक हूँ। किन क्वान ने अपना सिर हिलाया और जमीन को देखने के लिए नीचे बैठ गया। अभी अभी उसके पैर क्यों जम गए थे। अन्य लोग भी नीचे बैठ गए और जमीन पर जमी बर्फ की परत का अध्ययन करने लगे। किन क्वान, आपके पैर जमने से पहले क्या आपको कुछ महसूस हुआ था? बी याओ की आंखें चमक उठी जब उसने पूछा। मुझे लगा कि मेरे पैरों में एक चुभने वाली ठंडक चुभ रही है और फिर वे जम गए। किन क्वान ने उसकी ओर देखा और उस समय जो अनुभूति हुई थी, उसे याद किया। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और बस सच बोल दिया। पिछली बार भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। बी याओ ने सिर हिलाया। आपको क्यों लगता है कि बर्फ पिघलाने के लिए हमें नीचे से शुरुआत करनी होगी? वेइना ने सोचा। ये संभव है कि वह चीज जिसने किन क्वान के पैरों को जमा दिया था, कहीं नीचे हो, शायद जमीन पर हो या उसके पैरों से चिपकी हो। इसका उससे सीधा संपर्क है, इसलिए इसे गर्म करने के बाद वह अदृश्य चीज या तो पीछे हट गई या मर गई। स्रोत कट गया है और बर्फ स्वाभाविक रूप से पिघल गई है, बाय युआन ने सोचा और कहा। हाँ, ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। बी याओ ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन यह क्या है? मैंने इसे क्यों नहीं खोजा? आप एक बार जम गए थे। आप कैसे बच गए? मुझे याद है कि आप अग्नितत्व मार्शल योद्धा नहीं हैं, है ना? क्या उस समय आपके साथ अन्य साथी भी थे? वेइना ने अचानक बी याओ की ओर मुड़कर शांति से पूछा। बी याओ क्षण भर के लिए चुप हो गए और फिर आह भरते हुए बोले, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उनका पूरा शरीर जम गया था और मैं उन्हें समय पर नहीं बचा सका। केवल मैं ही भागने में कामयाब रहा। वह मर चुका है। सभी लोग भयभीत हो गए। वह क्यों मरा? चूंकि वह अग्नि तत्व योद्धा था, तो क्या वह खुद को नहीं बचा सका? वेइना ने अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला। ये बहुत जल्दी हुआ। वह एक पल में ही स्तब्ध हो गया और उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। बी याओ ने युआन बाय और तुनगेन को देखा, इसलिए मैंने आप दोनों अग्नितत्व मार्शल योद्धाओं की तलाश की। मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसी स्थिति का सामना करते हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति को तुरंत बचा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है। क्या निषिद्ध भूमि इतनी खतरनाक होती है? सभी के चेहरे पर उदासी छा गई।
हालांकि मुझे पता था कि किसी निश्चित स्थान में प्रवेश करना अत्यंत खतरनाक होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना रहस्यमय होगा। ये किसी को बिना किसी ध्वनि या निशान के जमा सकता है। हमें ये भी नहीं पता कि ऐसा किस कारण से हुआ, बी याओ ने पीछे हटने के संकेत देते हुए कहा। अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बी याओ ने शांति से कहा। उसने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। युआन बाई ने कहा, मैं इतनी दूर से यहां तक आया हूं। अगर मैं जाकर नहीं देखूंगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। यह मेरा पहली बार निषिद्ध क्षेत्र में जाना है। अगर मैं इसे न देखूं तो यह अफसोस की बात होगी। वे ना मुस्कुराए। ठीक है, चूंकि तुम पागल होना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारे साथ अकादमी में प्रवेश करने वाली कई प्रतिभाएं पहले से ही हमसे आगे हैं। यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो हम जल्द या बाद में पीछे रह जाएंगे, किन क्वान ने अपने दांत पीसते हुए दृढ़ निश्चयी नजर से कहा। मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है। टोंग एन ने फिर से वही खुशमिजाज और मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लिया। तुम लोग सच में पागल हो, पिल्डर का चेहरा उदास हो गया। अंत में उसने आह भरी और कहा, कोई बात नहीं, अगर मैं अकेला वापस गया तो मैं कायल लगूंगा। चिंता मत करो, जीवन और मृत्यु के सामने कोई भी तुम्हें कायल नहीं कहेगा, बी याओ ने कहा। यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। चलो, मैं इतना डरपोक नहीं हूं, पिल्डर ने गुस्से से कहा। सब लोग इस जगह को देखो, ये थोड़ी अलग लगती है। वे ना ने अचानक जमीन की ओर इशारा करते हुए कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। एट नोबल बन एट अलग। सभी ने जल्दी से देखा। फिर उन्होंने भौहें सिकोड़ी। कोई अंतर नहीं लगता। मैं नहीं बता सकता। वे ना, तुम क्या देखते हो? बी याओ ने जल्दी से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां ध्यान से देखो। वे ना ने एक स्थान की ओर इशारा करते हुए गंभीर भाव से कहा, क्या तुम्हें वह बहुत पतली रेखा दिखाई दे रही है? एक लाइन। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन वे उस दिशा में घूरते रहे जिस ओर वह इशारा कर रही थी, अपनी आंखें चौड़ी करके। धीरे धीरे सभी को समझ में आ गया कि यह क्या है। ये खून से सनी बर्फ की परत के भीतर जमे हुए एक बेहद पतले धागे जैसा लग रहा था। यदि बर्फ की परत पर खून के धब्बे न होते तो शायद वे इस पतले धागे को देख ही नहीं पाते। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक पतली रेखा है। सभी के सिर में झुनझुनी महसूस हुई और उन्होंने झिझकते हुए कहा, क्या इस चीज ने अभी अभी मेरे पैर को जकड़ लिया है? किन क्वान ने पूछा। ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमें किसी भी विसंगति से सावधान रहना चाहिए। वे ना ने भौहें सिकोड़ ली। कभी कभी सबसे कम संभावित उत्तर ही सबसे संभावित उत्तर होता है, बियाओ ने विचारपूर्वक कहा। युआन बाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यदि अपराधी यह पतला धागा है तो हम वास्तव में रक्षाहीन हैं। वे सभी स्वर्ग के योद्धा थे जिनकी दृष्टि सामान्य लोगों से कहीं बेहतर थी। फिर भी उनमें से किसी ने भी इस पतले धागे के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। इससे पता चलता है कि यह कितना छोटा होगा। सबसे भयावह खतरे वे थे जिन्हें आप देख नहीं सकते थे। सभी लोग चुप हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस चीज को आग से डरना चाहिए। हम रास्ता तलाशने के लिए लपटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी याओ ने उसकी ठुड्डी को छुआ और कहा, यह एक अच्छा विचार है। कुछ सेकंड के लिए सभी लोग अचंभित रह गए, फिर होश में आए। उनका उत्साह बढ़ा। कमजोरी होने से चीजें आसान हो जाती हैं। कुछ देर चर्चा करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। इस बार उन्होंने खुद को अग्नि बल में लपेट लिया, अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना ली ताकि उस पतले धागे से किसी भी हमले को अलग रखा जा सके। ये सोचना कि वे इसे पहचान सकते हैं, मुझे लगा कि वे इसे पूरी तरह से चूक सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने अकादमी में वरिष्ठों को कम करके आंका। वांग टेंग अंतरिक्ष से उभरा, अपने आसपास की छोटी छोटी उपस्थिति और ऊपर तैरते हुए विशेषता बुलबुले पर नजर डाली। अब उन्हें उठाने का समय आ गया है। नक्षत्र बल्ब बर्फ तारांकन 500। बर्फ धागा सुई 100। रिक्त विशेषता तारांकन 500। अल्पविराम। बर्फ धागा सुई। बर्फ निमेटोड का हमला करने का हुनर डरावना है लेकिन उपयोगी है। वांग टेंग के मन में इस हुनर के बारे में एक एहसास था। जानकारी को पचाने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बर्फ धागा सुई 100/1000 फाउंडेशन। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये निस्संदेह एक शक्तिशाली कौशल था। स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा बर्फ के धागे की सुई से घायल हो गया और लगभग जम गया। यदि वह समय रहते मुक्त नहीं होता तो इस हमले में उसकी मृत्यु हो सकती थी। वांग टेंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि बर्फ धागा सुई एक ऐसा कौशल था जो घात लगाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था तथा उनकी शैली के साथ पूरी तरह से मेल खाता था।
इन बर्फीले निमेटोड्स से निपटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास मेरी असली आंख और दिव्य लपटें हैं। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसकी आकृति एक बार फिर गायब हो गई और वह आगे के 5 लोगों के साथ आ गया। धमाका। अचानक सामने एक विस्फोट हुआ और भयंकर युद्ध छिड़ गया। वांग टेंग ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि चारों तरफ रंग बिरंगी लपटें फैल रही हैं। अपनी असली आंख से उसने बर्फ की परत से सुइयों की तरह कई छोटे छोटे कीड़े निकलते देखे। उनका लक्ष्य 5 योद्धा थे। उन 5 लोगों में से 2 को पहले ही चोट लग चुकी थी। उनके शरीर के कुछ हिस्से बर्फ से ढके हुए थे। सौभाग्य से उन्हें कोई जान का खतरा नहीं था। उनमें से एक का नाम पिल्डर था, दूसरा था किन क्वान। ये सही है, उसे फिर से चोट लगी। इस बार उसका पेट जम गया था। बर्फ ऊपर नीचे फैलने लगी और खतरनाक रूप से उसके गुप्तांग के पास पहुंच गई। वह लगभग टूट गया था। उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था। युआन बाय और टोंगेन, 2 अग्नि तत्व मार्शल योद्धाओं ने अपनी ओर सुई की तरह बढ़ते बर्फ निमेटोड्स का प्रतिरोध करने के लिए उग्रतापूर्वक अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग किया। बर्फीले निमेटोड की मौजूदगी का पता चलने के बाद वे बहुत सावधान थे। यही वजह थी कि उनमें से केवल 2 ही इसकी चपेट में आए। अन्यथा वे सभी 5 यहीं मर सकते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ 100 मीटर चलने के बाद उन्हें बर्फीले निमेटोड्स का एक झुंड मिल जाएगा। संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे खुद को एक गंभीर स्थिति में पा गए। युआन बाय, टोंगेन, क्या आपके पास कोई रक्षात्मक हथियार है जो बर्फ तत्व के हमलों का विरोध कर सकता है? जल्दी करो और उन्हें बाहर निकालो, बी याओ ने जल्दी से चिल्लाया। युआन बाय और टोंगेन ने एक दूसरे को देखा। मुझे करने दो। युआन बाय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि अचानक उसके हाथ में एक बड़ी ढाल आ गई। उसने उसे जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया। धमाका। विशाल ढाल पर तुरंत ही एक लाल चमक फूट पड़ी, जिससे कई भ्रामक ज्वाला ढालें बन गईं, जिन्होंने उन्हें चारों ओर से पूरी तरह से घेर लिया तथा उनमें कोई अंतराल नहीं छोड़ा। बर्फ के निमेटोड्स को बाहर ही रोक दिया गया। वे ढाल की सतह पर उतरे और डिंग 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 की आवाजें निकालने लगे। ढाल की सतह आग की लपटों से चमक उठी और बर्फ निमेटोड तुरंत मर गए। ये बर्फीले निमेटोड अजीब थे, लेकिन उनकी कमजोरी भी स्पष्ट थी। वे आग से डरते थे। जब तक सही समाधान का उपयोग किया जाता, वे आसानी से उनसे निपट सकते थे। ढाल के पीछे खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। जल्दी करो, बर्फ हटाने में उनकी मदद करो, बी याओ ने जल्दी से कहा। युआन बाय और टोंगेन अनुभवी थे। उन्होंने एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी संभाली और किनक्वान और पिल्डर के शरीर में धन से बर्फ के निमेटोड को तुरंत मार दिया। बर्फ हटा दी गई। आह! किनक्वान ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति कड़वी थी। ये दूसरी बार है। धिक्कार है, क्या ये कीड़े मुझे निशाना बना रहे हैं? हा हा हा, लिटिल क्वान क्वान, तुम बहुत दयनीय हो। टोंगेन बेकाबू होकर हंसा। वे 2 बार तुम्हारे निचले हिस्से को चोट पहुंचाने में असफल रहे। तुम बहुत भाग्यशाली हो। बी याओ ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे चिढ़ाया। चुप रहो। किन क्वान का चेहरा काला पड़ गया। वे ना ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? बाहर बहुत सारे कीड़े हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर उन्हें मार डालो। बी याओ की नजर तेज हो गई। उसने युआन बाय और टोंगेन से कहा, इस बार मुझे तुम दोनों को परेशान करना होगा। ये कुछ भी नहीं है। हम काम के बोझ के हिसाब से लाभ को बांटने पर सहमत हुए हैं, इसलिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। टोंगेन ने अपना हाथ हिलाया और हंस पड़ी। युआन बाय की आंखें चमक उठी। उसने भी मना नहीं किया। आने से पहले उन्होंने तय किया था कि अगर उन्हें कोई खजाना मिलता है, तो वे उसे हर व्यक्ति के योगदान के आधार पर बांट देंगे। यह उनके लिए मदद करने का बिल्कुल सही समय था। इसके अलावा, प्राणियों की वास्तविक प्रकृति को समझने के बाद वे अब उतने भयभीत नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। भय अज्ञात से उत्पन्न होता है। अब जब उन्हें पता चल गया था कि ये जीव आग के प्रति संवेदनशील हैं, तो उनसे निपटना आसान हो गया। सावधान रहो, अपने आसपास की बर्फ मत तोड़ो, वेइना ने कहा। चिंता मत करो, हमने पहले भी यह कोशिश की थी। सामान्य लपटें यहाँ की बर्फ को पिघलाने में सक्षम नहीं होंगी, बी याओ ने कहा। फिर हम जो चाहें कर सकते हैं। युआन बाय और टोंगेन ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने एक ही समय पर हमला किया। आग की लपटें फैल गईं और उनके आसपास के सभी बर्फ के निमेटोड नष्ट हो गए। इतने सारे विशेषता बुलबुले। वांग टेंग अंतरिक्ष दरार में छिप गया और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। बड़ी संख्या में आइस नेमाटोड को मारने के बाद उनके नीचे की जमीन विशेषता बुलबुले से भर गई। पुरस्कारों की क्या ही अप्रत्याशित प्राप्ति। अब उन्हें इकट्ठा करने की बारी मेरी है। नक्षत्र बल्ब बर्फ तारांकन 400। बर्फ धागा सुई 120। रिक्त विशेषता तारांकन 450।
नक्षत्र बल्ब बर्फ तारांकन 658 एट नोबल एट बर्फ धागा सुई 150। रिक्त विशेषता तारांकन 600। अल्पविराम तारामंडल आइस फोर्स के बारे में कहने को कुछ नहीं था। वांग टेंग पहले ही उस स्थिति में पहुंच चुका था। बर्फ धागा सुई की विशेषता बुलबुले को उठाने पर वांग टेंग की दक्षता तेजी से बढ़ी। वह आसानी से नींव चरण को पार कर गया और सीधे कुशल चरण को पार कर विशेष चरण में पहुंच गया। लगातार 2 स्तर बर्फ धागा सुई 3600 बटा 5000 विशेष चरण तक पहुंचने के बाद वांग टेंग आसानी से बर्फ धागा सुई को छोड़ने में सक्षम था। इसकी शक्ति वास्तव में उल्लेखनीय थी। एड्स बाय पब फ्यूचर अगर वह इस कौशल को सक्रिय करने के लिए नेदर फ्रॉस्ट का उपयोग करता है तो यह इस नेमाटोड से भी अधिक भयानक होगा। यहां तक कि एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा भी अगर मारा जाता है तो काफी समय के लिए अक्षम हो जाएगा। साधारण लपटें नेदर फ्रॉस्ट को पिघलाने में सक्षम नहीं होंगी। यह मुश्किल हिस्सा था। जब वांग टेंग ने इस बारे में सोचा तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अंत में वहां रिक्त विशेषता थी। प्रत्येक आइस नेमाटोड ने केवल कुछ 100 अंक रिक्त विशेषताएं छोड़ी। उनकी विशाल संख्या ने वांग टेंग को रिक्त विशेषताओं के कई हजार अंक जमा करने की अनुमति दी। हालांकि उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर आगे क्या होने वाला है इस पर टिकी थी। बी याओ, वेई ना और अन्य लोगों ने आगे बढ़ते हुए बर्फ नेमेटोड से निपटा। वे सतर्क रहे और ढाल की सुरक्षा को भंग नहीं किया। इसके बजाय वे ढाल के भीतर ही आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने बिना रुके बहुत सारे आइस नेमाटोड का वध कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आइस नेमाटोड इस जगह के रक्षक थे और उनकी प्रगति में बाधा डालना चाहते थे। लेकिन यह बेकार था। 2 अग्नि तत्व मार्शल योद्धाओं की मदद से ये बर्फ नेमेटोड उनकी ढाल तोड़ने में असमर्थ थे। वे पांचों धीरे धीरे ढाल के भीतर आगे बढ़े, कई मोड़ और मोड़ लेते हुए। जल्द ही उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। आगे बर्फ के क्रिस्टल लगातार घने होते जा रहे थे, जो क्रिस्टलीय महल की तरह लग रहे थे। अचानक पांचों मार्शल कलाकार अचानक रुक गए। उनके सामने एक विशाल बर्फ की दीवार थी। यह क्या है? जब वांग टेंग ने बर्फ की दीवार देखी तो उसकी पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं। हॉन्फना उसी समय वे ना, बी याओ और अन्य लोगों ने बर्फ की दीवार के पीछे क्या था देखा और आश्चर्यचकित रह गए। संरचनाएं, यहाँ संरचनाएं क्यों हैं? पांचों योद्धा अविश्वास से भर गए। वे बर्फ की दीवार के पीछे की संरचनाओं को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। प्राचीन और देहाती शैली को दर्शाती संरचनाओं का विस्तार बर्फ के भीतर जम गया था, जैसे इतिहास का एक खंड समय द्वारा बंद कर दिया गया हो। वांग टेंग की निगाहें चमक उठी। एड्स बाय पब फ्यूचर अराजकता के भीतर संरचनाएं। यह असंभव था। अराजकता के इस क्षेत्र में अभी सभ्यता का विकास होना बाकी था। यहाँ इमारतें कैसे मौजूद हो सकती हैं? ये वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं था। बी याओ, क्या हो रहा है? वेई ना ने अपनी लार नीली और पूछने के लिए मुड़ी। मुझे नहीं पता। मैं पहली बार इतनी दूर चलकर बर्फ की दीवार देख रहा हूँ। बी याओ ने बर्फ की दीवार को ध्यान से देखा। पिछली बार जब वह अपने साथियों के साथ यहाँ आया था तो उसने 1/3 यात्रा भी पूरी नहीं की थी। फिर वह इस बर्फ की दीवार को कैसे देख सकता था? ऐसा कहा जाता है कि आयामी दरारों में कई अजीबोगरीब चीजें बह रही हैं। अराजकता लगातार विकसित हो रही है, इसलिए कई आयामी दरारें दिखाई देंगी। इसलिए आयामी दरारों के अंदर की चीजें जल्दी ही अराजकता में बह जाएंगी। क्या इमारतों का ये समूह इस तरह से आया होगा? टोंगेन ने अचानक कहा। टोंगेन, तुमने ये किससे सुना? वेई ना ने आश्चर्य से पूछा। मेरी बहन टोंगिया। और कौन हो सकता है? टोंगेन ने कहा। वास्तव में यह आपकी बहन है। वह ब्रह्मांड देवी के पद पर है ना? वेई ना ने कहा। हाँ, ऐसा लगता है कि मेरी बहन काफी मशहूर है। टोंगेन ने हंसते हुए कहा। बी याओ, किन क्वान और पिल्ड टोंगिया के लिए कोई अजनबी नहीं थे, जो ब्रह्मांड देवी के पद पर थी। उनकी निगाहें प्रशंसा और स्नेह से भरी थी। आपकी बहन कई महिला छात्रों की आदर्श है। बी याओ मुस्कुराया। आह, उसकी छोटी बहन होने के नाते मैं बहुत दबाव में हूँ। टोंगेन ने आह भरी। बी याओ और अन्य लोग अवाक रह गए। यदि वे टोंगेन को नहीं जानते होते तो शायद वे उस पर विश्वास कर लेते। वह अपनी बहन से इतना प्यार करती थी, उस पर क्या दबाव हो सकता था? उसे ऐसी बहन पर गर्व था। अगर सीनियर सिस्टर टोंगिया ने ऐसा कहा है तो यह संभव है। किन क्वान मुख्य विषय पर वापस आ गया। वास्तव में, वेई ना ने सिर हिलाया। मेरी बहन ने यह भी बताया कि यदि ये संरचनाएं आयामी दरारों के भीतर घूम रही थीं, तो वे बहुत प्राचीन संरचनाएं हो सकती हैं, और हो सकता है कि कुछ महान खोजें हमारी प्रतीक्षा कर रही हों। टोंगेन ने चंचलता से अपनी आंखें झपकाई और मुस्कुराते हुए कहा।
प्राचीन इमारतें, हो सकता है कि उनमें कुछ विरासतें हों। सबकी आंखें चमक उठी। प्राचीन संरचनाएं, परंपरा, उनकी बातचीत सुनकर वांग टेंग की आंखें चमक उठी। इन लोगों का अनुसरण करना एक बढ़िया विचार था। न केवल वह उन्हें मार्ग दिखाने दे सकता था, बल्कि वह उनके उपयोगी ज्ञान का मुफ्त लाभ भी उठा सकता था। मैं बहुत होशियार हूँ। योद्धा बर्फ की दीवार के सामने खड़े होकर योजना बनाने लगे। बैंग बैंग, वे ना बर्फ की दीवार के सामने चली गई और उसे खटखटाया। दीवार से एक धीमी सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि यह बर्फ की दीवार ठोस थी और कम से कम 10 मीटर से ज्यादा मोटी थी। ये चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई थी और खोखली नहीं थी। उसने भौहें सिकुड़ी और अपना हाथ बर्फ की दीवार पर रखकर उसे ध्यान से महसूस किया। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड ने उसकी हथेली पर आक्रमण किया और तेजी से उसकी बाह तक फैल गई, मानो उसके पूरे शरीर को जमा देने की योजना बना रही हो। वेई ना ने तुरंत गंभीर भाव से उसका हाथ छोड़ दिया। ये बर्फ की दीवार काफी मोटी है और ठंड बहुत अधिक है। इसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है, उसने दूसरों की ओर मुड़कर कहा। चलो पहले आग की लपटों का उपयोग करके देखें। इंतजार करना कोई समाधान नहीं है, बियाओ ने कहा। ठीक है। वेई ना ने सिर हिलाया। चाहे ये काम करे या न करे, उन्हें इसे आजमाना चाहिए। सभी लोग युआन बाय और टोंगेन की ओर देखने लगे। अपनी लौ को एक ही दिशा में मोड़ो। इस तरह हमारे पास बेहतर मौका होगा, वेई ना ने सुझाव दिया। ठीक है। युआन बाय और टोंगेन गंभीर हो गए और सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, उन्होंने एक साथ काम किया, अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी अग्नि शक्ति को छोड़ा। उनमें से प्रत्येक ने एक अग्नि स्तंभ बनाया, जो बर्फ की दीवार पर एक ही स्थान पर विस्फोट कर रहा था। चारों तरफ भीषण गर्मी फैल गई। सबकी निगाहें बर्फ की दीवार पर टिकी रहीं। यहां तक कि अंतरिक्ष दरार में मौजूद वांग तेंग भी बर्फ की दीवार को देखते हुए थोड़ा सा आंखें सिकोड़ रहा था। यह पर्याप्त नहीं है। कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। यह तापमान बर्फ पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे आगे बढ़ने के लिए केवल क्रूर बल का ही सहारा ले सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, युआन बाय और टोंगेन ने तुरंत रुककर अपना सिर हिलाया और कहा, साधारण आग इस बर्फ को नहीं पिघला सकती। इसका मतलब है कि इसे तोड़ने के लिए हमें मिलकर ही काम करना होगा, बी याओ ने गंभीर स्वर में कहा। क्या हम इस जगह को नष्ट कर देंगे? पिल्डर ने गहरी आवाज में पूछा। वे स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा थे। अगर वे अपनी पूरी शक्ति लगा देते तो वे साधारण ग्रहों को भी चकनाचूर कर सकते थे। हालांकि यहाँ की बर्फ बेशक सख्त थी, लेकिन वे इसकी गारंटी नहीं दे सकते थे कि यह नहीं गिरेगी। अगर ऐसा हुआ तो अंदर की इमारतें भी गिर जाएंगी और उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये प्राचीन संरचनाएं अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में रही होंगी, इसलिए वे पहले से ही क्षयग्रस्त हो चुकी होंगी और अपनी शक्तियों के आघात को झेलने में असमर्थ होंगी। बस सावधान रहना। अगर हमने संरचनाओं को नष्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि यह होना नहीं था। वेई ना ने मुस्कुराते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। मैं सहमत हूं। टोंगेन मुस्कुराया। चलो शुरू करो। वे पांचों गंभीर हो गए। उनके हाथों में हथियार आ गए और उन पर सेना का जमावड़ा लग गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, पहले मुझे कोशिश करने दो। पिल्डर ने अपने पीछे रखा लंबा भाला नीचे उतार लिया। उसके चारों ओर सुनहरी शक्ति तैर रही थी, साथ में डोमेन पावर का एक संकेत भी था। उसने उसे बर्फ की दीवार की ओर जोर से फेंका। धमाका, एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। पूरा इलाका हिल गया। हर कोई घबरा गया जब उन्होंने अपने चारों ओर नजर डाली। अपने पिछले उदासीन रवैये के बावजूद वे अभी भी चिंतित थे कि यह जगह ढह जाएगी। क्रैक, इसी समय एक हल्की दरार की आवाज सुनाई दी। बर्फ की दीवार पर एक हल्की सी दरार दिखाई दी, जो पिल्डर के भाले के केंद्र से बाहर की ओर फैल रही थी। ये काम करता है। सभी लोग प्रसन्न थे। ये सही नहीं है। पिल्डर के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वह उस जगह को घूरने लगा जहां उसका लंबा भाला लगा था। उसका चेहरा अप्रिय हो गया। दरारें और भी तेजी से भर रही थी। जल्द ही बर्फ की दीवार अपनी मूल स्थिति में लौट आए। ये दृश्य देखकर सभी के भाव बदल गए। ये कैसे हुआ? बी याओ गुस्से में चिल्लाया। ऐसा लगता है कि हमें इस जगह के ढहने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेई ना ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। चलो एक साथ हमला करते हैं। हाँ, अरे, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम इस बर्फ की दीवार को तोड़ नहीं सकते। एड्स बाय पब फ्यूचर, अल्पविराम। वे क्रोध में गालियां दे रहे थे और अपने हथियारों को कसकर पकड़ रहे थे तथा अपने सामने बर्फ की दीवार को घूर रहे थे। एट नोबल एट, हमें कितना बल लगाना चाहिए? टोंगेन ने हंसते हुए पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग बर्फ की दीवार पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत कर सकते हैं। जैसी कि उम्मीद थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। माहौल थोड़ा अजीब था।
उनके शब्द तो जोरदार थे लेकिन उनके कार्य संकोचपूर्ण थे। वे इना ने कहा, चलो पहले आधा प्रयोग करते हैं। बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। सभी ने अपनी ऊर्जा एकत्र करना शुरू कर दिया। उनके हाथों में मौजूद हथियारों से एक शक्तिशाली बल की चमक निकल रही थी। उनकी आधी ताकत। वास्तव में इन वरिष्ठों को कम नहीं आंका जाना चाहिए, वांग टेंग ने खुद से सोचा, क्योंकि उसने बढ़ती ताकतों और डोमेन शक्ति को महसूस किया था। धमाका। एक पल में उन सभी पांचों ने अपने हमले शुरू कर दिए। सेना के हमले तेज हो गए और बर्फ की दीवार पर जोरदार धमाके के साथ हमला हुआ। टकराना। अनगिनत बर्फ के टुकड़े सभी दिशाओं में बिखर गए। प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। मार्शल योद्धाओं ने आने वाले बर्फ के टुकड़ों को रोकने के लिए अपनी बलढालों को छोड़ दिया। वे ध्यान से आगे की ओर देख रहे थे। अवशिष्ट प्रभाव नष्ट हो गया और बर्फ की दीवार पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। हर कोई बहुत खुश था। थोड़ा और प्रयास करने पर हम इस बर्फ की दीवार को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। जैसे ही बी याओ ने बोलना समाप्त किया, उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। बर्फ की दीवार पर जमी बर्फ एक बार फिर से जम गई, जिससे पहले बना गड्ढा अपनी मूल चिकनी दर्पण जैसी स्थिति में आ गया। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि कभी विस्फोट करके छेद बनाया गया था। फक, पिल्डर ने गाली दी। वह बर्फ की दीवार को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। वांग टेंग ने भी भौहें सिकोड़ी। शुरू में तो उसने सोचा कि ये लोग बर्फ की दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, भले ही वे उसे पिघला न पाए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। भयानक बर्फीली लाशें। प्राचीन रूनों का पुनः प्रकट होना। 2. यदि वे इसी तरह चलते रहे तो वे बर्फ की दीवार के पीछे की संरचनाओं को देखने में सक्षम नहीं होंगे। वांग टेंग को इस बात का पूरा यकीन था। इस समय वे ना और अन्य लोगों को भी स्थिति का एहसास हुआ। वे अपने सामने बर्फ की दीवार को देखकर गहरी भौहें सिकोड़ने लगे। एक बार और, इस बार हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। पीछे मत हटना, वे इना ने गंभीरता से कहा। हालांकि बी याओ ने इस सहयोग को सुगम बनाया, लेकिन वे इना के पास अधिक अधिकार था। सभी ने अवचेतन रूप से उसका अनुसरण किया। बी याओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमारी पूरी ताकत के साथ भी इस बर्फ की दीवार को तोड़ना कठिन होगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? चलो समय बर्बाद करना बंद करें और इसे नष्ट कर दें, पिल्डर ने अधीरता से कहा। एट नोबल एट उत्पत्ति की शक्ति का उपयोग करें। मेरा मानना है कि यहाँ हर किसी ने उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझ लिया है। अब हम परीक्षण और त्रुटि नहीं करेंगे। ये समय और बल की बर्बादी है, वे इना ने कहा। समूह के लोगों के हाव भाव अलग अलग थे, लेकिन किसी ने असहमति नहीं जताई। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तार्कीय अकादमियों के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के रूप में वे सभी उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझ चुके थे, भले ही वे ब्रह्मांड के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्यथा वे उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझने के लिए विशेष रूप से अराजक अज्ञात में प्रवेश नहीं करते। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति का उपयोग करें। यह एक अच्छा विचार है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। बर्फ की दीवार के बारे में कुछ अजीब बात थी। इसे तोड़ने के लिए उत्पत्ति के नियमों की शक्ति की आवश्यकता हो सकती है। वे ना और अन्य लोगों ने बातचीत बंद कर दी और अपनी सारी ताकतें निकाल दी। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति के निशान उनके शरीर से निकलकर सभी दिशाओं में फैल गए। धमाका। अगले ही क्षण पांचों हमले एक साथ बर्फ की दीवार पर गिरे, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। ये हमले सामान्य से बहुत अलग थे क्योंकि उनमें उत्पत्ति के नियमों की शक्ति भी शामिल थी। जबरदस्त बल ने पूरे बर्फ के दरार वाले स्थान को हिला दिया, जिससे तीव्र कंपन पैदा हुआ। बर्फ के टुकड़े ऊपर से बरसने लगे, जो जमीन से टकराने पर अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए। यहां तक कि जमीन पर जमी बर्फ की मोटी परत में भी दरारें पड़ गईं, जो हर दिशा में फैल गईं। ये वाकई भयानक था। वे ना और बाकी लोग घबरा गए। उन्हें बर्फ की दीवार पर नजर रखनी थी और साथ ही यह भी देखना था कि कहीं ये बर्फ की दरार ढह तो नहीं जाएगी। वे बहुत ज्यादा तनाव में थे। दरार। अचानक एक जोरदार दरार की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत मोटी चीज टूट गई हो। वे ना और बाकी लोग दंग रह गए। जब उन्होंने आगे देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तेज बल की चमक के कारण बर्फ की दीवार के नीचे से लेकर ऊपर तक एक दरार फैल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दरार इतनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी मानो बर्फ की दीवार दो टुकड़ों में विभाजित हो गई हो। दरार के भीतर से एक हल्की बर्फीली नीली रोशनी निकल रही थी। हमने कर दिखाया। बी याओ और अन्य लोग खुश हुए। दरार काफी बड़ी नहीं है। चलो और मेहनत करें और इसे और बड़ा करें, वे इना ने चिल्लाते हुए कहा। मैं ये करूंगा। युआन बाई ने अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ियां पकड़ी और एक कदम आगे बढ़ाया और कुल्हाड़ियों को ऊपर उठाया। ब्लेडों पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी।
उसका हथियार अजीब था। यह एक लंबे हैंडल वाला युद्ध कुल्हाड़ी था। सिर्फ हैंडल ही 1 मीटर से ज्यादा लंबा था। दोनों हाथों से धातु के हैंडल को पकड़कर उसने उन्हें ऊपर उठाया और आगे की ओर घुमाया, जिससे बर्फ की दीवार की दरार पर जोरदार प्रहार हुआ। दरार, मानो कोई विशाल हाथ दरार को खींच रहा हो, वह धीरे धीरे चौड़ी होती गई। चलो अंदर चलते हैं, वेइना ने निर्णायक रूप से चिल्लाया जब उसने देखा कि दरार इतनी चौड़ी थी कि कोई उसमें से गुजर सकता था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तेजी से आगे बढ़ी और दरार में गायब हो गई। अन्य लोग एक क्षण के लिए ही हिचकिचाए और फिर बिजली की गति से दौड़ पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर, युआन बाई सबसे करीब था और दूसरे नंबर पर आया। उसके बाद टोनगेन, पिल्डर और बी याओ एक के बाद एक आए। वांग टेंग उनके पीछे पीछे आया। वह दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन वह भी अंदर चला गया। अंतरिक्ष में छिपने का चमत्कार ठीक इसी पहलू में निहित था। वह अंतरिक्ष की दरारों में छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी वह वास्तविकता से जुड़ सकता था। इससे वह स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। आप कह सकते हैं कि यह एक अत्यंत उपयोगी कौशल था। वांग टेंग ने अजीब भाव से अपने आसपास के माहौल को देखा। वह पांचों योद्धाओं का पीछा करते हुए तेजी से बर्फ की दीवार से गुजर गया। बर्फ की दीवार कई दसियों मीटर मोटी थी, लेकिन इस समय दरार ने उसे पूरी तरह से खोल दिया था, जिससे प्राचीन वास्तुशिल्प परिसर तक जाने वाला एक मार्ग बन गया था। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के लिए ये दूरी कोई मुद्दा नहीं थी। वे पलक झपकते ही बर्फ की दीवार को पार कर गए। उनके पीछे की बर्फ की दीवार तेजी से बंद हो गई और अपनी मूल स्थिति में लौट आए। वेइना और बाकी लोगों ने पीछे मुड़कर धीरे धीरे बंद हो रही बर्फ की दीवार को देखा। वे थोड़ा उदास हो गए। अगर हम बाद में बाहर जाना चाहते हैं तो हमें ये फिर से करना होगा। बी याओ अवाक रह गया। अभी इस बारे में चिंता न करें। कम से कम हमें इसे खोलने का एक तरीका तो मिल गया है। ऐसा लगता है कि इस बर्फ की दीवार को तोड़ने के लिए हमें उत्पत्ति के नियमों की शक्ति की आवश्यकता है, टोनगेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी चलो, चलें और देखें कि इस प्राचीन संरचना के अंदर क्या है, पिल्डर ने उत्साह से आग्रह किया। रुको, पहले निरीक्षण करते हैं। वेइना ने तुरंत उसे रोक दिया। पिल्डर, तुम इतने सालों से साधना कर रहे हो, लेकिन तुम अभी भी इतने अधीर हो। सावधान रहो। किन क्वान असहाय महसूस कर रहा था। उसकी शक्ल देखकर धोखा मत खाओ। वह भले ही लापरवाह लगे, लेकिन वह अपनी जिंदगी को बहुत महत्व देता है। वह अपनी जिंदगी के बारे में कभी मजाक नहीं करेगा। टोनगेन ने पिल्डर की तरफ देखा और हंसा। पिल्डर ने अपना सिर खुजलाया। उसकी आंखों में एक तेज चमक चमकी और वह हंसने लगा। समूह चुप हो गया। वे सामने की ओर देखने लगे। भयानक बर्फीली लाशें, प्राचीन रूनों का पुनः प्रकट होना। 3 बर्फीले परिदृश्य के बीच प्राचीन वास्तुकला का एक टुकड़ा ऊंचा खड़ा था। सब कुछ जम गया था। छत, गलियारे, ईंटें और टाइलें सभी बर्फ के क्रिस्टल से ढकी हुई थीं, जो क्रिस्टल महलों की एक लंबी कतार की तरह लग रही थी। सौभाग्य से यह स्थान पूरी तरह से जमी हुई नहीं थी। यदि ऐसा नहीं होता, तो वे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। चलो पहले उस इमारत को देखते हैं। योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और सावधानी से सबसे प्राचीन वास्तुकला की ओर चले गए। वह स्थान अत्यंत शांत था, मानो कोई जीवित प्राणी भी वहां मौजूद न हो। हालांकि वेइना और अन्य लोगों ने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। जगह की भयानक खामोशी ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पत्थर का दरवाजा बर्फ और बर्फ से जम गया था। उससे एक ठंडी आभा निकल रही थी। कौन दस्तक देना चाहता है? वेइना और अन्य लोगों ने दरवाजे की ओर देखते हुए अपनी लार निगल ली। युआन बाय और टोनगेन ऐसा क्यों नहीं करते? बी याओ ने उन दोनों की ओर देखा और झिझक गया। देखो तुम कितने डरपोक हो। टोनगेन ने एक लॉलीपॉप निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने उसे कुछ बार चाटा और बी याओ की तरफ आंखें घुमाई। फिर उसने दरवाजा सीधा धक्का दिया। टकराना। पत्थर का गेट धीमी और तेज आवाज के साथ गिर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। टक्कर के बावजूद बर्फ से ढका गेट पूरी तरह सुरक्षित रहा। इसकी बर्फीली सतह बरकरार रही। सभी लोग डर के मारे उछल पड़े और कुछ कदम पीछे हट गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टोनगेन को थोड़ा अजीब लगा। उसने मुड़कर सभी की तरफ देखा और कहा, यह दरवाजा थोड़ा कमजोर लग रहा है। मैंने बस इसे हल्का सा धक्का दिया। मौन। एक हल्का सा धक्का और वह गिर गया। यह बहुत ही हल्का धक्का होगा। खांसी। इस दरवाजे की शायद वर्षों से उपेक्षा की गई है और यह अब और नहीं टिक सकता। वेइना ने खांसते हुए असहजता को दूर किया। हाँ, ये सही है। यही होना चाहिए। टोनगेन ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। वेइना ने अपना हाथ हिलाया।
उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह दरवाजे से अंदर चली गई। एट नोबलबन एट समूह ने सावधानीपूर्वक उसके पीछे इमारत में कदम रखा। इनमें से कई प्राचीन इमारतें महलों के आकार की थीं, लेकिन ज्यादातर इमारतें साधारण घर जैसी दिखती थीं। वे रहने के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरे जैसे दिखते थे। जिस कमरे में वे दाखिल हुए वह अब रहने लायक जगह जैसा लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वे अंदर आए, समूह के दिलों में कंपन सी दौड़ गई। जब उन्होंने अपने सामने जमीन की ओर देखा तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। एक जमी हुई लाश जमीन पर पड़ी थी। लाश इतनी सजीव लग रही थी मानो वह अभी भी जीवित व्यक्ति हो। यही कारण था कि वेइना और अन्य लोग चौंक गए। ऐसे माहौल में एक जमी हुई लाश को देखना निस्संदेह एक डरावना अनुभव था। कोई भी उनकी भावनाओं की कल्पना कर सकता था। उनकी नसें पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और जरा सी हरकत से भी वे उछल सकते थे। इसलिए यह दृश्य देखकर उनका आश्चर्य और डर और बढ़ गया। इसके अलावा लाश की शक्ल डरावनी थी। पूरा शरीर जम गया था और अकड़ गया था। उसके हाथ गेट की तरफ संघर्ष करते हुए पहुंच रहे थे, जैसे कि वह गेट की तरफ रेंगने की कोशिश कर रहा हो। चेहरा डर से विकृत था, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। इस छवि ने अशुभ माहौल को और बढ़ा दिया। वांग टेंग एक दर्शक की तरह उन्हें किनारे से देख रहा था। वह समूह से 3 मीटर से भी कम दूरी पर अंतरिक्ष में छिपा हुआ था। जब उसने जमी हुई लाश देखी तो वह भी चौंक गया। यहाँ कोई कैसे हो सकता है? गल्प। पिल्डर ने अचानक अपनी लार निगल ली। इस शांत जगह में यह आवाज असाधारण रूप से स्पष्ट लग रही थी। समूह ने होश संभाला और एक दूसरे को देखा। वे जमी हुई लाश के सामने झुक गए, ये देखने के लिए कि क्या वह व्यक्ति अभी भी जीवित है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेइना ने कहा, इस जमी हुई लाश पर पहने कपड़े बहुत पुराने हैं। ऐसा लगता है कि यह बहुत पुराने जमाने की चीज है। वास्तव में यह एक प्राचीन शैली है। टोंगेन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। बी याओ और अन्य लोग इससे परिचित थे। उन्होंने अतीत में प्राचीन कलाकृतियों का अध्ययन किया ताकि वे अपने अन्वेषणों के दौरान सटीक निर्णय ले सकें। वास्तुकला शैली के साथ मिलकर उन्होंने अंततः पुष्टि की कि यह स्थान वास्तव में एक प्राचीन वास्तुकला है। उनकी पिछली अटकलें गलत नहीं थीं। प्राचीन लोग, वांग टेंग ने खुद से सोचा। अपनी असली आंख से वह पहले से ही देख सकता था कि जमी हुई लाश के भीतर जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। हालांकि जब उसने व्यक्ति की मौत का कारण जानने की कोशिश की तो उसे कुछ भी निर्णायक नहीं मिला। वह केवल ये पुष्टि कर सका कि व्यक्ति की मौत ठंड से हुई थी। वह उसके स्वरूप से बता सकता था, लेकिन सवाल यह था कि यह व्यक्ति ठंड से कैसे मर गया। वांग टेंग को शुरू में संदेह हुआ कि क्या यह आइस नेमाटोड का काम है, लेकिन उन्हें इसका कोई निशान नहीं मिला। इससे वह और भी अधिक हैरान हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्राचीन इमारत पर अचानक किसी अत्यंत ठंडी शक्ति ने आक्रमण कर दिया हो, जिसके कारण सभी लोग ठंड से मर गए हो? इस बिंदु पर वेइना और अन्य लोगों ने भी स्थिति की पुष्टि की। उन्होंने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला, इसलिए वे चले गए। कुछ हद तक निराश होकर वे एक के बाद एक कमरे की तलाशी लेते रहे। उन्होंने पाया कि ज्यादातर कमरों में जमी हुई लाशें थीं। जब वे सड़कों पर चल रहे थे तो उन्हें जमीन पर ढेरों जमी हुई लाशें दिखीं। कुछ तो दौड़ने की मुद्रा में जमी हुई थीं। 5 योद्धाओं के चेहरे पर गंभीर भाव थे। रास्ते में उन्हें कम से कम हजारों जमी हुई लाशें दिखीं। 1 या 2 लाशें चौंकाने वाली नहीं थीं, लेकिन उनके सामने हजारों जमे हुए शवों को देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई। उन सभी को ऐसा महसूस हुआ कि इस जगह पर एक अजीब सा माहौल है। उनके दिल चिंता से दबे हुए थे। कुछ नहीं, इन जमी हुई लाशों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, पिल्डर ने उदास होकर कहा। हम सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र महल शैली की इमारत में नहीं गए हैं। अगर वहां खजाने हैं तो वे वहां होंगे। वेइना ने इस जगह के केंद्रीय भाग की ओर देखा और कहा, भयानक बर्फीली लाशें, प्राचीन रूनों का पुनः प्रकट होना। 4 आशा करते हैं ऐसा ही होगा, सभी ने एक स्वर में कहा। उनका मनोबल फिर से बढ़ गया। क्या आपने गौर किया है कि ये जमी हुई लाशें जिस दिशा में भाग रही थी या संघर्ष कर रही थी, वह केंद्रीय क्षेत्र की ओर लग रही थी? टोंग एन ने अचानक इशारा किया। वेइना और बाकी लोग दंग रह गए। वे आश्चर्य से आसपास जमी हुई लाशों को देखने लगे। आप सही हैं, बी याओ ने कहा। इसका अर्थ क्या है? बीच वाले महल में क्या है? क्या वे वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं? अल्पविराम। उन्होंने अपने चेहरे पर तनाव और गंभीरता के भाव के साथ चर्चा शुरू की। अंततः उन्होंने केंद्रीय स्थान पर स्थित महल की ओर जाने का निर्णय लिया। बहरहाल यह ऐसी जगह थी जहां उन्हें जाना ही था। वे पांचों तेजी से आगे बढ़े और शीघ्र ही एक भव्य महल के सामने पहुंच गए। वांग टेंग शांति से उनके पीछे पीछे चला गया। उसने अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखा।
अन्य लोगों के विपरीत, जो खजाने की खोज में निकले थे, वह एक पर्यटक की तरह लग रहे थे। भव्य महल के सामने पत्थर की सीढ़ियां थीं। ये बर्फ से ढकी हुई थी और बेहद फिसलन भरी थी। योद्धा सावधानी से सीढ़ियां चढ़ रहे थे। भव्य महल का दरवाजा खोला गया। वे ना और अन्य लोग अंदर जाने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाए। महल में प्रवेश करने से पहले वांग तेन को एक सुखद आश्चर्य हुआ। अरे, विशेषता बुलबुले! उन्होंने भव्य हॉल के चारों ओर अनेक विशेषता बुलबुले तैरते हुए देखे। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर गया और विशेषता बुलबुले उठा लिए। वे ना और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने से परहेज किया और बर्फ के क्रिस्टल को एक एक करके उठाना पड़ा। प्राचीन रून तारांकन 10। प्राचीन रून तारांकन 10। प्राचीन रून तारांकन 1-2। एट नोवेल बिन एट। ये प्राचीन रून है। वांग टेंग आश्चर्यचकित और बहुत खुश हुआ। उन्होंने पिछली बार प्रशिक्षक सिकोन के युद्धपोत पर कुछ प्राचीन रून विशेषताओं को उठाया था और इन लगभग लुप्त प्रतीकों के बारे में थोड़ी समझ हासिल की थी। लेकिन ये ज्यादा नहीं था। उन्होंने जो जानकारी एकत्र की थी, वह इतनी कम थी कि उससे उन्हें गहन समझ के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि इस भव्य महल के अंदर वह कई प्राचीन रून विशेषताओं वाले बुलबुले उठाने में कामयाब रहा। अचानक इन रूनों के बारे में उसकी समझ आसमान छूने लगी। कुछ समय बाद महल के सभी विशेषता बुलबुले उठा लिए गए। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। अच्छे भगवान, बहुत समय हो गया था जब उसने गुण चुनने के लिए इतनी मेहनत की थी। अतीत में वह उन्हें उठाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता था, इसलिए उसे स्वयं ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। खैर, हाथ से विशेषता बुलबुले उठाना पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं था। यह सिस्टम के प्रति सम्मान का एक रूप था। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। प्राचीन रून 850/3000 अच्छी तरह से ज्ञात। अच्छी तरह से वाकिफ मंच। वांग टेंग बहुत खुश था। बुरा नहीं, वह नींव से अच्छी तरह से वाकिफ मंच पर कूद गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। वांग टेंग को बहुत खुशी हुई जब उसने अपने मन में प्राचीन रूनों का ज्ञान महसूस किया। फिर उसने पांचों योद्धाओं की ओर देखा। वे अभी भी भव्य महल में अवसरों की तलाश कर रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उससे पहले ही कुछ लाभ मिल चुका है। उसने उनकी ओर ध्यान न देते हुए भव्य हॉल की दीवारों और खंभों को देखा। वे विभिन्न प्राचीन रूनों से आच्छादित थे और यह वास्तव में इन प्राचीन रूनों का सार था जिसने पूरे हॉल में विशेषता बुलबुले की प्रचुरता पैदा की। वे ना और दूसरे लोग भी रूनों को देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह किसी तरह की विरासत है, लेकिन वे भ्रमित थे और उन्हें समझने में पूरी तरह असमर्थ थे। वे प्राचीन रूनों को बिल्कुल भी नहीं पहचानते थे। वे केवल विभिन्न रहस्यमय प्रतीक ही देख पा रहे थे। उनके सिर के ऊपर प्रश्नचिन्हों की श्रृंखला देखी जा सकती थी। क्या कोई यह बता सकता है कि इन पर अंकित रून क्या दर्शाते हैं? किन क्वान ने धीमी आवाज में पूछा। बाकी चार लोग चुप रहे। क्या हम इन दीवारों को तोड़कर वापस लाएं? टोंग एन ने सुझाव दिया। मुझे ऐसा लगता है। पिल्डर ने गहरी सोच में सिर हिलाया। वांग टेंग, ये लोग दुस्साहसी हैं। वह एक पत्थर की दीवार के सामने खड़ा था और उस पर अंकित रूनों का विश्लेषण कर रहा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि भौतिक रूप से मूल्यवान कुछ भी नहीं था। असली मूल्य तो प्राचीन रूनों का ही था। हालांकि जब वह चारों दीवारों पर अंकित रून्स को लगभग समझ चुका था, तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी। वह पांचों योद्धाओं को पीछे छोड़कर भव्य हॉल के पीछे चला गया।